हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा है तीसरा लेक्चर। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है, राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या बताता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई एक विलियन है। ठीक है, तो इस विलय की बात कर रहे हैं। मानते हैं ए इसमें क्या है, विलायक है, अब बी क्या है, विलय। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जिसको आपको निकालना है, तो वही बताया राउल्ट ने कि किसी निश्चित तापमान पर एक विलायक में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश, यानी कि मोल अंश को मोल प्रभाज भी लिखते हैं। ठीक है, मोल अंश की जगह आप होता है प्रभाज भी लिख सकते हो, इसी को आप मोल प्रभाज, जिसको मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया है मोल प्रभाज निकलता कैसे। जिस लोगों ने नहीं देखा है वो जाके पहला लेक्चर देख के आए। ठीक है, और उनके शुद्ध घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ए वाले का निकालना है। ठीक है, ए यानी कि किसका, विलायक का। ठीक है, जो उसमें घुला रहेगा। तो ए का निकालना है तो उसका जो आंशिक दाब आएगा उसके किसका होगा, उसका जो काई यानी क्या, उसका मूल प्रभाज है, और उसके पी ए नॉट यानी उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर। जैसे कि नीचे दिखाया भी गया है यहाँ पास कि आपका पी ए क्या है, पी ए है विलयन में घटक ए का आंशिक वाष्प दाब। अब पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट है शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध अवस्था में कितना था जब आपने उसमें डाला, तो बाद में कितना आएगा उसको बोलते हैं पी ए वाला। ठीक है, और काई जानते हो, काई मतलब होता है ए का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज। काई निकले कैसे? ठीक है, काई एक अगर आपको निकालना है, काई को जिसका आपको मोल अंश निकालना होता है उसको आप ऊपर रखते हैं Na बटे में कुल कितने मोल्स हैं। जैसे हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पास तो उसके दो घटक हैं। ठीक है, ए और बी, तो काई ये निकालना होगा तो Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, जो राउल्ट का नियम होता है वो उनको हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक ऐसा जिसमें जो दोनों घटक होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। यानी कि जो आप ए और बी ले रहे हो इसमें दोनों की वाष्प बनेंगी। ठीक है, तो उसको कैसे बताया गया, उन्होंने क्या बताया कि इसमें कि आप जितने लोग मान लेते हैं, बोला गया जब दो वाष्पशील द्रव ए और बी को मिलाया जाता है तो दोनों घटक वाष्प बनाते हैं। यानी ए की भी वाष्प बनेंगी और बी की भी वाष्प बनेंगी। इसको कैसे निकालोगे, मानते हैं ए और बी है। ठीक है, तब सबसे पहले क्या करोगे आप, ए का आंशिक दाब, जो घटक ए है उसका आप आंशिक दाब कैसे निकालो, मैंने बताया कि इसे आप जैसे ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, जिस भी घटक का निकालना होता है आपको ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हो। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पास लगाएंगे। तो मान लो पहले आपको ए वाले घटक का निकालना है, तो ए वाले घटक का निकालना है तो ए वाले घटक निकालना है, ए वाले का शुद्ध अवस्था वाला और उसका मोल प्रभाज। अगर आप होता बी वाले घटक का निकालना है तो बी वाले का शुद्ध अवस्था में कितना वाष्प दाब था और उसके बाद उसका मोल प्रभाज कितना आया है। मैंने आपको बताया कैसे काई का निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस NB। अगर काई बी वाला निकालना है तो काई बी कैसे लिख सकते हो, NB अपॉन Na प्लस NB, ये हो जाएगा आपका काई बी। और जो होता है एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या बताया था, आंशिक दाब के नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये था कि कोई भी विलयन है उसमें जितने भी घटक होंगे उन सभी घटक को मिला के जो होता है उस विलयन का टोटल वाष्प दाब आएगा। यानी डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो दोनों घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जैसे कि आपको टोटल निकालना है, यानी टोटल कितना आपका दाब आएगा, तो जितना पी वाले का आंशिक दाब आ रहा है जितना बी वाले का आंशिक दाब आ रहा है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाए। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है अवाष्पशील विलयन के लिए। इसके पहले हमने पढ़ा कि जब दोनों घटक ए और बी दोनों कैसे थे, वाष्पशील थे। लेकिन हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे कि यहाँ पास जो आपका ए और बी में से ए वाले की तो वाष्प बनेगी लेकिन बी वाले की वाष्प नहीं बनेगी। यानी यहाँ पास पी बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में दूसरा घटक के बारे में कि जब किसी वाष्पशील विलायक यानी कि ए की तो वाष्प बनेगी
में कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ V मिलाया जाता है तो विलय का वाष्प दाब शून्य V वाले के लिए, ठीक है, शून्य हो जाता है। इस स्थिति में तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब का है केवल विलायक के कारण, यानी कि A के कारण आता है। यानी यहाँ पास आप जो P टोटल लिखोगे वो किसके बराबर आएगा, PA के बराबर आएगा। और PA क्या होता है, PA नॉट का शुद्ध अवस्था में और कार्य उसका मोल प्रभाज, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि किसी भी विलयन के लिए काई ए प्लस काई बी कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पास आप क्या लिख सकते हो, जो आपका काई ए आएगा उसको लिख सकते हो आप 1 माइनस काई बी, जो यहाँ पास लिखा गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको नीचे लाके लिखा गया है ये वाला, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा हल करेंगे, जो यहाँ पास जो काई बी को इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट, सॉरी पी ए बटे पी ए नॉट, ठीक है। यहाँ पास जो आपका यहाँ पास पी ए नॉट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पास केवल पी ए है बस। उसके बाद इसको जो आप कहते हैं इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पास क्या आएगा, काई बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए बटे में पी ए नॉट, ठीक है। इसी को जो पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट, इसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो आप फिर से आणु संघ के गुणधर्म में दोबारा पढ़ोगे ये चीज को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तीसरा पॉइंट से राउल के नियम की सीमाओं के बारे में देखेंगे कि किन नियमों तक जो होता है इनका, किन सीमाओं तक यह नियम लागू होता है। जैसे यह नियम केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है बस, यानी अगर आपको कोई सांद्र विलयन है तो सांद्र विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका, क्योंकि सांद्र होंगे तो अगर सांद्रता ज्यादा होगी तो गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होगा तो अच्छे से वाष्पें उनकी बनेगी नहीं, इसीलिए जो होता है यह सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं। यह केवल उन पदार्थों पर लागू होता है जो विलयन में विघटित या फिर संगुणित नहीं होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर विघटित मतलब अपने आयनों में टूटेंगे नहीं, और संगुणित मतलब मिलकर कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे। यह नियम केवल उन्हीं के लिए लागू होता है बस। और तीसरा पॉइंट है, यह केवल आदर्श विलयनों के लिए पूर्णतः सत्य है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आएंगे तो वहां मैं आपको आदर्श विलयन क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। आप याद रखिए केवल कि यह विलयन केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है बस, जो अनआदर्श विलयन होते हैं उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है टॉपिक, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।